गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? अगर मैं बात करूं हड़प्पा शहर की, तो वो जो हड़प्पा शहर है आपका, वो रावी नदी के किनारे मिला था। अगर इसकी बात की जाए तो दयाराम साहनी जी जो इसके उत्खनन करता है वो आपके दयाराम साहनी जी हैं, जो कि आपकी रावी नदी। अगर चेनाब नदी की तट की बात करूं तो जो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है इस समय, वो आपके चेनाब नदी के किनारे में आता। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए, जिसे हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ये आपका मिला था सिंधु नदी के किनारे। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि मोहन नदी किस ने जारी की, और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में पड़ता है इस समय। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? अगर हीनयान और महायान की बात करो तो वो आपके हो जाएंगे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहली जो हुई थी वो हुई थी आपकी अजात शत्रु के समय, ये मैं शासकों की बात कर रहा हूँ। दूसरी आपकी हुई कालाशोक की जब है समय, और तीसरी हुई आपके अशोक के समय। अशोक पहले बहुत ही क्रूर और निसंग था, लेकिन इसने बाद में बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिए थे। इसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। अगर चौथे क्या कहते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें, जो कनिष्क की समय हुई थी कुंडल वन में। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कुंडल वन का आधुनिक नाम क्या है। अगर इसमें बात करूं, जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हुआ था, यानी कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। पहली जो बौद्ध संगीति में, उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। दूसरी में एक बार और विभाजन हुआ, और तीसरे में किसी एक और ग्रंथ का जो अशोक के समय उसमें संकलन किया गया था। अगर मैं इसमें बात करूं जैन धर्म की, तो जैन धर्म भी श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभक्त है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। खानवा का युद्ध डेड के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, तो इनके पास 2 युद्ध हो गए। एक तो इनके बीच लड़ा गया चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में लड़ा गया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो वो 1539 में लड़ा गया था। और जो दूसरा लड़ा गया था बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, और यहीं पर हुमायूं को सत्ता से यानी कि पदच्युत कर दिया गया था, जो 1540 में हुआ था, और शेरशाह सूरी पहली बार यहाँ पर शासक बना था। अगर मैं इसके बाद बात करूं कि जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर ने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े। पहला युद्ध उसने लड़ा 1526 में, दूसरा युद्ध लड़ा उसने 1527 में, तीसरा युद्ध लड़ा 1528 में, और चौथा जो युद्ध था वो लड़ा उसने 1529 में। अगर पहले युद्ध की बात करूं वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो किसके मध्य हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो लड़ा गया था बाबर और लोधी के बीच, इब्राहिम लोधी के बीच। दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? वो लड़ा गया था राणा सांगा और आपके बाबर के बीच। और जो तीसरा युद्ध होता है 1528 में, वो होता है चंदेरी का युद्ध, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 ईस्वी में हुआ था। और जो तीसरा और अंतिम युद्ध था उसके जीवन काल का, वो लड़ा गया था आपका घाघरा का युद्ध, घाघरा नदी के तट पर। और ये पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, जो महमूद लोदी के साथ लड़ा गया, क्योंकि इस समय जो आज का आपका बिहार है उस समय वहां पर लोदियों का शासनकाल, जबकि इसने जब दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराकर शासक बना, तो उसी के कुछ रिलेटिव थे जो बिहार में थे, तो जिन्होंने 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध यानी कि महमूद लोदी के साथ लड़ा गया था। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये बाबर से रिलेटेड सारे युद्ध, क्योंकि बाबर पानीपत का युद्ध लड़ने कब आए? जब उसे वहां से समरकंद या उज़्बेकिस्तान, जो आजकल मध्य एशिया में पड़ता है, वहां से निकाल दिया गया था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है?
अगर फुलकारी की बात की जाए तो ये जो फुलकारी हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी पंजाब की। फुलकारी आपके किस राज्य की प्रसिद्ध कला है, यह हो जाएगी आपकी पंजाब की। यानी कि जो आंसर नंबर आपका बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। हमारे उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में भी एक कढ़ाई की बहुत ही प्रसिद्ध कला है जिसका नाम है चिकनकारी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चिकनकारी जो हमारे यहाँ आपकी लखनऊ यूपी की फेमस है, या लखनऊ कहाँ की, यूपी की राजधानी भी है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपके मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की एक साड़ी बहुत ही फेमस है, महेश्वरी साड़ी। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को मोतियों के काम के लिए भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के नोट करिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं इसमें इंदिरा गांधी जी की बात करूँ तो इंदिरा गांधी जी के साथ ही इंदिरा गांधी जी भारत की एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिनके मरने पर पाकिस्तान ने भी 3 दिन का शोक घोषित किया था। ये इंडिया की अभी तक सबसे पावरफुल लीडर भी मानी जा सकती है क्योंकि इन्हीं के मरने पर सबसे ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने शोक की घोषणा की थी और वो भारत आए थे। अगर मैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की बात करूँ तो वो आपकी राजेंद्र प्रसाद जी की हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले क्या कहते हैं, पहले राष्ट्रपति भी हैं। अबुल कलाम आज़ाद, अगर इनकी बात की जाए अबुल कलाम आज़ाद जी की, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार आज़ादी से पहले बनने वाले अध्यक्ष भी यही हैं। सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष जो बनाया गया है वो आपको अबुल कलाम आज़ाद जी को बनाया गया है आज़ादी से पहले, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो भी थे ये भी आपके अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और अगर मैं बात करूं इसमें क्या कहते हैं अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तकों के बारे में, तो एक इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और आज चिल्ड्रंस डे भी है जो जवाहरलाल नेहरू जी की ही स्मृति में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ पुस्तकें बहुत ही फेमस रहीं, जैसे कि एन ऑटोग्राफी, बायोग्राफी एंड एक और थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या थी? एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, एंड ऑटोबायोग्राफी। और आज इन्हीं की जन्म दिवस की स्मृति में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नोट कराने की कोशिश की है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है क्योंकि इस एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, एलन ग्रीन स्पैन या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल। अगर मैं बात करूं वेल्थ ऑफ नेशंस की, तो आप देखेंगे फादर ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है आपके एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। अगर मैं बात करूं द कम्युनिस्ट फेस्टो, ये जो थी ये कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक थी, और कार्ल मार्क्स जी को आपको याद होगा ये जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन इनकी क्रांतिकारी विचारों के कारण ये बाद में कि इनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं रहेगी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडम स्मिथ जी वेल्थ ऑफ नेशन, फादर ऑफ कैपिटलाइजेशन भी इन्हें ही कहा जाता है, यानी कि पूंजीवाद के पिता, फादर ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि कई बार इसे एसएससी ने पूछा भी है, और एसएससी का जो पैटर्न है वो मैक्सिमम होता है क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर आत्माराम पांडुरंग। अगर महात्मा गांधी की बात करूं तो इन्होंने एक स्थापना की थी मिल वर्कर्स एसोसिएशन। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, मिल वर्कर्स एसोसिएशन जो आपकी महात्मा गांधी जी की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। अगर मैं आपकी बात करूं विवेकानंद जी, विवेकानंद शिकागो में जाकर भाषण देने के लिए फेमस है, जहां पर उन्होंने इस देश की कुछ चीज़ों के बारे में प्रस्तुत किया जिसके लिए हम लोग आज भी उन्हें जानते हैं। अगर विवेकानंद जी की बात की जाए तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। क्या की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। जबकि आपके थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी।
थोड़ा सा इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय जी ने, कई बार आपने पूछा कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा का अंत भी हुआ था, तो थोड़ा सा इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा, सत्यशोधक समाज, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। अगर मैं उससे बात करूं, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी ये राजा राम मोहन राय जी ने की थी। अगर इसमें सत्यशोधक समाज की बात की जाए तो ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। इनकी धर्मपत्नी जी को ही भारत की पहली शिक्षिका भी माना जाता है। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना जो आपकी है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी आपके जीवी जोशी और एमजी रानाडे जी ने। तो इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, या फिर मैं लिख दूँ जीवी जोशी या फिर एमजी रानाडे, दोनों ने मिलकर की थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, एमजी रानाडे भी थे उसमें और जीवी जोशी जी भी थे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना 1985 में बम्बई में हुई थी, जिसे हम लोग आजकल मुंबई के नाम से जानते हैं। अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना ओ ह्यूम ने की थी। अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, यानी कि वेमोस चंद्र बनर्जी। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था मुंबई में। अगर मैं इसके दूसरे अधिवेशन की बात करूं जो कि कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, और इन्हें ग्रैंड गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरा अधिवेशन था जो हुआ था, क्या कहते हैं, पहला हुआ 1985 में, दूसरा 86 में, ये हुआ 1987 में। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बदरुद्दीन तैयब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम कंफर्म आंसर इसका हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए जाएंगे? अगर भारतीय समाज में मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो वो आपकी संयुक्त राज्य से लिए गए हैं। अगर ब्रिटेन से बात की जाए तो इसमें एकल नागरिकता हो गई, आपके प्रधानमंत्री हो गई, आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। जबकि सोवियत संघ से बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य, वो फंडामेंटल राइट, ये आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? सरकारी सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर संघ सूची? अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान में शिक्षा को पहले हम लोग रखे थे राज्य सूची, लेकिन जो अभी है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने एक ही टॉपिक कानून बनाया तो उस पर केंद्र के कानून को वरीयता प्रदान की जाएगी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा को इस समय समवर्ती सूची में रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम कंफर्म आंसर हो जाता है। अगर मैं सरकारी, वो क्या कहते हैं, संघ सूची की बात करूँ तो रेलवे जो है वो आपका संघ सूची में, जबकि पुलिस वगैरह ये है आपका राज्य सूची में आता है। पहले शिक्षा भी राज्य सूची में थी, लेकिन 5 क्या कहते हैं टॉपिक को उससे हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इस समय शिक्षा समवर्ती सूची में होती है, जबकि अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है जो केंद्र सरकार ने बनाई है, जो समवर्ती सूची में ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद इनमें से किससे संबंधित है? अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से बात करूं तो ये आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी बिना शस्त्रों के संगठन बना सकते हैं, या फिर मतलब सभा कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? अगर भारत के अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 मिलता है। इस समय कौन है? वेंकट रमणी जो है आपके, वो आपके एकदम आर वेंकट रमणी, ये भारत के अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो जो इस समय है वो है यूयू ललित, मुझसे गलत लिख गया, जो इस समय भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
और भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो यू ललित जी ने ही दिलाई है, क्योंकि वो इस समय वही है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो इस समय भारत की राष्ट्रपति, उनको यू ललित जी ने सॉरी क्या कहते हैं शपथ दिलाई हुई है। और ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और इसके बाद जो आएंगे यानी कि 50वें नंबर पे जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। इनके पिता भी आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश थे, डी.वाई. चंद्रचूड़। और अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वो आपको हो जाएंगे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी जो हैं, इससे पहले किसी राज्य के राज्यपाल भी थे। तो आपको बताना कि जगदीप धनखड़ इससे पहले किस राज्य के थे। तो इससे पहले वो पश्चिम बंगाल की यानी कि खेला होवे राज्य के क्या थे, राज्यपाल थे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। अगर भारत में उच्चतम न्यायालय की बात करूं तो वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाता है। भारत के उच्च न्यायालय में इस समय जो है वो कितने जज होते हैं, 34 जज होते हैं, जिसमें 33 जज होते हैं प्लस जो एक होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस समय चीफ जस्टिस और जो इंडिया है वो आपकी यू ललित, जो अगले होंगे वो होंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। अगर पहले जज मुख्य जज की बात करें तो वो थे एच.जे. कानिया। इसको थोड़ा सा कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है तो ध्यान रखिएगा। अगर पहली महिला की बात करूं तो वो आपकी हो जाएंगी फातिमा बीबी। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इन्हें कई बार एसएससी ने पूछा और एसएससी का जो पैटर्न है वो रिपीटेड क्वेश्चन पर ही मैक्सिमम टाइम बनता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। ये भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर मिजोरम। अगर मैं बात करूं नागालैंड की तो इसकी जो राजधानी हो जाती है वो आपकी हो जाती है कोहिमा। असम की बात करूं तो इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी दिसपुर। और हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है नागालैंड वो एकदम आपका राइट आंसर हो जाता है। नागालैंड को हम लोग क्या कहते हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अमोस फाल्कन पक्षी आता है जो चाइना से आता है, जो सिर्फ इंडिया में कहाँ पर रुकता है, नागालैंड में रुकता है, फिर उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चला जाता है। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? मुर्गों की लड़ाई से, भैंसों की दौड़ से, या फिर आदिवासी नृत्य से, या फिर सांडों की लड़ाई। अगर सांडों की लड़ाई का बात करें तो ये आपका स्पेन का राष्ट्रीय क्या कहते हैं राष्ट्रीय खेल भी है स्पेन का। अगर इसमें बात करूं तो आपने इंडिया में सुना होगा जो केरल में होता है जल्लीकट्टू। क्या होता है? जल्लीकट्टू, जिसमें सांडों को कंट्रोल करने का गेम होता है, जो पोंगल के दिन होता है। पोंगल किसे कहते हैं? मकर संक्रांति को वहां पर पोंगल कहा जाता है। और अगर असम में बात करें तो असम में नव वर्ष को कहते हैं बिहू कहते हैं। तो जो कर्नाटक का गंभारा त्यौहार है वो भैंसों की दौड़ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका हो वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर मैं उगादी की बात करूं तो वो आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हो जाती है वो हो जाती है अमरावती, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं वो होते हैं जगन मोहन रेड्डी। अगर मैं बात करूं बिहू की तो जो असम में होता है कि वहाँ का नववर्ष मनाया जाता है, यानी कि असम के नववर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? बिहू कहते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? बरदोछम, भरतनाट्यम, बिहुरा नृत्य या फिर बिहू। बिहू मैंने आपको ये बताया भी हुआ है, ये असम का है, त्योहार है, नृत्य नहीं है। अगर भरतनाट्यम की बात करूं तो इसे मदर ऑफ शास्त्रीय संगीत के नाम से भी जाना जाता है, मतलब क्लासिकल नृत्य की जो माँ है वो हम लोग भरतनाट्यम को कहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है वो जिसे कहते हैं हम लोग कथक, जिसके एक बहुत ही फेमस कलाकार थे बिरजू महाराज जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पुरानी जो शास्त्रीय नृत्य कला हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रणेता है? अगर छत्तीसगढ़ में एक होता है पंडवानी, पंडवानी में
पांडवों की जो कहानी है उसको गाकर सुनाया जाता है। तीजन बाई उसी से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाए। ये आपने देख लिया कि छत्तीसगढ़ लोग गए थे, तीजन बाई जो है वो आपकी पंडवानी से संबंधित है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। लावड़ी किससे है? ये आपका महाराष्ट्र है। भारून और गोंधन ये तीनों की तीनों आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगर महाराष्ट्र की राष्ट्रपति क्या कहते हैं मुख्यमंत्री की बात की जाए तो इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो है आपके एकनाथ शिंदे जी, जो जहाँ पर अभी अभी सत्ता परिवर्तित हुआ। इससे पहले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अध्यक्ष वो क्या थे सीएम थे, लेकिन अब इस समय से एकनाथ शिंदे जी। अगर पाखीना मांड और पनिहारी की बात की जाए तो ये आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और यहाँ पर आपके पाली में एक स्टेचू भी बनाया गया है, तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। और जयपुर में सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? गरबा, तमाशा, डांडिया या फिर भांगड़ा? अगर मैं भांगड़ा की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का है आपका? पंजाब का। डांडिया और गरबा जो होता है ये आपका हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में अभी चुनाव भी है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। जबकि महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात करें तो आपका तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। अगर नौटंकी और रामलीला की बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपने पेट का एग्जाम देने गए हो तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पहले से मिला होगा, नौटंकी किस राज्य का है। तो इसे थोड़ा सा, मेरा बचपन का सपना है कि मैं नौटंकी देखूं, लेकिन मैं आज तक देख नहीं पाया, आगे ट्राई करते हैं क्या होता है। और अगर यक्षगान और आपके मांच की बात की जाए तो ये यक्षगान जो आपका हो जाता है ये हो जाता है कर्नाटक का, और जो मांच हो जाता है ये होता है आपका मध्य प्रदेश का, यानी कि एमपी का, और ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है इस समय? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में ही एक जगह पर अभी नामीबिया से चीते लाए गए हैं जिसका नाम है कोनो राष्ट्रीय पार्क। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने ही वहाँ पर चीते छोड़े थे। तो ये थोड़ा सा हाल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि भारत में उसके अलावा कहीं और चीते नहीं है। यूनेस्को विश्व विरासत इसमें कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, महाबलीपुरम, भुवनेश्वर या फिर मंदसौर? अगर यूनेस्को की बात करें तो वहाँ पर विश्व विरासत स्थल में कंदरिया जो महादेव मंदिर है वो आपका खजुराहो से स्थित। खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर है उन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर ही कंदरिया महादेव मंदिर ही है। खजुराहो छतरपुर के पास पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मैंने इस पर ढेर सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। इसमें आप लोग कोई और टॉपिक चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ पानी है ना तो आप सिर्फ मेहनत से ही हासिल कर सकते हैं। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, हर चीज़ का तोड़ है लेकिन मेहनत का तोड़ नहीं है, तो सिर्फ आपको लगे रहना। थैंक यू सो मच गाइस।